हे एवरीवन, ब्रह्मास्त्र यूपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज के सेशन में इकोनॉमिक कर्व्स कवर अप करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चन इन कर्व से रिलेटेड आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे दोस्तों कुज़नेट कर्व से। एक इंपॉर्टेंट कर्व है कुज़नेट कर्व। कुज़नेट कर्व क्या डिनोट करता है? असलियत में हम इसकी मदद से देख पाते हैं कि जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी देश की इनिशियल कंडीशंस के अंदर, तो क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड लोगों के हाथों में सारी की सारी पूंजी, सारा का सारा पैसा इकट्ठा होता चला जाता है। जैसे अगर आप आज की डेट में इंडिया का एग्जाम्पल लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम और इनकम इनइक्वालिटीज़ को कंपेयर करें तो ऑन एन एवरेज जब हम निकालते हैं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बट इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं ना कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, हम उस चीज़ को कहते हैं। बट क्या होता है ना, इसका एक टिपिंग पॉइंट आता है, इसका एक फाइनल पॉइंट आता है। उस फाइनल पॉइंट के बाद क्या होता है, जब जनरेशंस चेंज हो जाती हैं, लगभग तीसरी जनरेशन आ जाती है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी कम होती जाती है बट पर कैपिटा इनकम बढ़ती चली जाती है। इस आइडिया को सबसे पहले एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है साइमन किज़नेट, उन्होंने डिस्कवर किया था। एन इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स। इट यूजुअली बूस्ट द इनकम ऑफ वर्कर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स, जो फर्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो इनिशियल सिचुएशन होती है ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर होती है, और प्रैक्टिकली यहाँ पर एक इकोनॉमी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ती है। बहुत सारे और इकोनॉमिक्स जिन्होंने किज़नेट कर्व को डिस्कवर किया, किज़नेट कर्व के ऊपर स्टडी करी, वो बोलते हैं कि इसके अंदर 3 जनरेशन्स का गैप आता है, और लगभग जब 3 जनरेशन का गैप आ जाता है तो हम एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ तो इंडिया यहाँ पर जो इनकम इनइक्वालिटी के और टर्निंग पॉइंट इनकम के कुछ इस वाले पोर्शन में होगा। अब आप अगर अमेरिका के अंदर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डेवलप्ड नज़र आएंगी। वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो चुकी है, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, और उसी हिसाब से इनकम इनइक्वालिटी भी धीरे 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 कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कुज़नेट कर्व। अब यहाँ पर अगर आप आज के सेशन के अंदर जुड़े हुए हो या रिकॉर्डिंग सेशन देख रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या करो, जैसे किज़नेट कर्व आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग लिखो किज़नेट, और आपको क्या समझ में आया कि किस चीज़ से रिलेट करता है, कैसे आपको याद रहेगा वो और लिख देना। जैसे किज़नेट कर्व का मेरे को अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज़ रिलेटेड विद इनकम इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा इनकम। इससे क्या होगा, आप रिवाइज करते रहोगे साथ के साथ। ना एक बहुत ज़रूरी कर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लॉरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। यूपीएससी 2 बारी इस सेम कर्व से आपके लिए सवाल पूछ चुकी है। दोस्तों, लॉरेंस कर्व के अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक इकोनॉमी के अंदर है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है, किस तरीके से वेल्थ, किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने लोगों के पास कितने परसेंट वेल्थ है, हम उन सारी की सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं। इसको मैक्स लॉरेंस ने डिस्कवर किया था 1905 में, एक देश के अंदर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। लॉरेंस कर्व शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दिखाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एक इक्वल सोसाइटी के बारे में एग्जाम्पल लूँ तो एक इक्वल सोसाइटी में 0% लोगों के पास 0% इनकम होगी, 10% के पास टोटल इनकम का 10%, टोटल नेशनल इनकम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिमिलरली 50% के पास 50%, 80% के पास 80%, 100% के पास 100%। तो यहाँ पर इनकम इक्वालिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसको हम लोग एक देश के अंदर परफेक्ट इक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कि परफेक्ट इक्वालिटी होगी तो क्या होगा
कि द पुअरेस्ट ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन वुड गेन 20% ऑफ द टोटल इनकम। 60% के पास 60% ऑफ द टोटल इनकम होगी। लॉरेंट्ज कर्व का इस्तेमाल हम एक और चीज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक, जो चीज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं उसे हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम लोग एक बार कर्व देख लेते हैं। यहां पे ध्यान से देखो, लॉरेंट्ज कर्व। एक चीज समझ में आ रही है कि अगर यहां पे इस तरीके का एक ग्राफ ड्रॉ किया जाए जिसके अंदर यहां पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आए और यहां पे आए इनकम। ठीक, अब इनको अगर हम लोग ऐसे 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 मार्क कर दें, 0 to 100 जाएगा। तो अगर हम लोगों ने जो पीछे परफेक्ट इक्वालिटी का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो उसमें ये लाइन बिल्कुल इस तरीके से चलेगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे द लाइन ऑफ इक्वालिटी। अगर ये लाइन कोई भी देश अचीव कर लेता है तो उस देश के अंदर इक्वालिटी है। 0% के पास 0%, 10 के पास 10, 20 के पास 20, 100 के पास 100। ठीक है, पर क्या कोई देश ये अचीव कर सकता है? नहीं। ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये एक आइडियल लाइन है। ठीक, असलियत में कोई भी देश लगभग ऐसे स्टार्ट करता है और धीरे धीरे इसके नज़दीक पहुंचता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 3 देश अगर आप इमेजिन करो ABC, तो आपको समझ में आएगा कि C के अंदर जो परसेंटेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा इक्वल है एज कंपेयर टू B, और B के मुकाबले, मतलब B के पास A के मुकाबले ज़्यादा अच्छा इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई A के अंदर तो ये डायरेक्टली क्या ऐसे करने की कोशिश कर रहा है कि पूरे देश की 100% इनकम सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के पास है, बाकी सब 90% तो झक मरा रहे हैं, है ना। सिंपल इस चीज़ को समझो। तो लॉरेंट्ज कर्व क्या कर रहा है? पॉपुलेशन जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम है उसको क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो ब्लैक लाइन है उसको हम लोग फिक्शनल लाइन या लाइन ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानते हैं, जब इनकम या वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी पॉपुलेशन के अंदर। अब गाइस, लॉरेंट्ज कर्व से हम एक और चीज ड्राइव करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। ठीक, अगर लॉरेंट्ज कर्व एक विजुअल इंडिकेटर है, अगर लॉरेंट्ज कर्व एक विजुअल इंडिकेटर है जिससे जो पीछे जो ग्राफ है उसे आप लोग समझ पा रहे हो, तो गिनी कोएफिशिएंट उसी का मैथमेटिकल इंडिकेटर है। उसी को ही मैथमेटिक्स की टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो लॉरेंट्ज कर्व को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं वो है गिनी कोफिशिएंट। नो, पहले गिनी कोफिशिएंट समझाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉरेंट्ज कर्व। सो व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट? अब देखो, जो हम लोगों ने पीछे ग्राफ बनाया है ना, उसी ग्राफ को थोड़ा सा रिवर्स किया है, मतलब ऐसे उल्टा कर दिया है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम है, यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको लाइन ऑफ इक्वालिटी देखने को मिल गई। क्लियर? गुड। अब मान लो किसी देश का, जिसका नाम है कुछ भी मान लो, एक एक्स मान लो उस देश को, तो उसका जो लॉरेंट्ज कर्व की लाइन है वो ये वाली है जो आ रही है यहाँ पे। अगर मुझे गिनी कोफिशिएंट निकालना है तो आई विल डिवाइड ए विद द टोटल एरिया, मतलब A प्लस B। क्लियर? जो लाइन ऑफ इक्वलिटी वाला और उस कर्व के बीच का जो एरिया है वो A कहलाएगा, और उसके अलावा बाकी बचा हुआ एरिया B कहलाएगा। अगर मैं A डिवाइडेड बाय A प्लस B करता हूं तो मैं एक मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल कोफिशिएंट की तरफ पहुंच जाऊंगा जिसको गिनी कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। गिनी कोफिशिएंट इज मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि किस तरीके से, किस इनइक्वालिटी से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग टोटल पॉपुलेशन। इसको लॉरेंट्ज कर्व से कोराडो गिनी ने 1912 के अंदर कंसीडर करना स्टार्ट किया था। अब इन्होंने बोला कि भाई गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। अब मान लो ये जो A है और B है, A है और B है। अगर ये
पूरी तरीके से सेम हो जाता है। ठीक, अगर ये पूरी तरीके से सेम हो जाता है मतलब सिंपली अगर वैल्यू आती है 0 तो यहां पर आएगा दैट इट इज परफेक्टली इक्वल। क्या है? परफेक्टली इक्वल है, इक्वलिटी है। अगर 1 आता है तो यह बताता है कि इनइक्वलिटी है, देयर इज परफेक्ट इनइक्वलिटी। सो 0 रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इक्वलिटी और 1 रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इनइक्वलिटी। क्लियर एवरीवन? गुड। तो हम लॉरेंट्ज कर्व का इस्तेमाल इस तरीके से गिनी कोफिशिएंट को निकालने के लिए करते हैं। लॉरेंट्ज कर्व का इस्तेमाल गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए। इट इज सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ अ कंट्री अमंग डिफरेंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। बिजनेस मॉडलिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और वीकर सेक्शन के लिए भारत सरकार और बहुत सारी सरकारें बहुत सारी नई नई चीज़ें निकालती हैं। उसके अंदर भी दे कंसिडर लॉरेंट्ज कर्व कि हमारे देश में वेल्थ कंट्रीब्यूशन या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, जिससे कि आसानी से हम लोग चीज़ों को, पॉलिसीज़ को बनाकर इम्प्लीमेंट करा सकें। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया, a डिवाइडेड बाय a प्लस b होता है। क्लोजर द लॉरेंट्ज कर्व इज टू द लाइन ऑफ इक्वालिटी, जितना ये लाइन ऑफ इक्वालिटी के नज़दीक जाएगा इसका मतलब है कि गिनी कोफिशिएंट और भी ज़्यादा कम होगा। मतलब जितना 0 के नज़दीक जाएगा उतना आपका देश इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ रहा होगा। अब कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये सर्च करके बताना है कि इंडिया का गिनी कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। चलो, जैसे हम लोग नॉर्मल कुजनेट कर्व समझ रहे थे ना, हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में कुजनेट कर्व को कंसीडर किया था, उसी तरीके से हम लोग एक और तरीके का कुजनेट कर्व पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व। अब एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व देखो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी देश के अंदर जब इनिशियली इकोनॉमी डेवलप कर रही होती है, वो देश ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिटेरियोरेट करता है। जैसे क्योंकि वो उस समय ज़्यादा एमिशन करेंगे, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके कारण से एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा। कुछ टाइम बाद जब एक लेवल पहुंच जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, सोसाइटी ज़्यादा अवेयर होने लगती है, कंसिडरेबल होने लगती है, वो अवेयरनेस और कंसिडरेशन की वजह से वो उसके बाद एनवायरनमेंट को एक इम्पोर्टेंस देना चालू कर देते हैं और फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस वाले कर्व के ऊपर ध्यान दें तो यही हो रहा है। प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज ने शुरू में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से एनवायरनमेंट को बर्बाद करना चालू किया, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता चालू हो गया। उसके बाद जब और अलग अलग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2, 3, 4 आती गई तो और ज़्यादा बर्बाद करना चालू कर दिया। और उसके बाद जब सबको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अब अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जैसी बहुत सारी चीज़ें लाकर हम लोगों ने देशों को रेस्ट्रिक्ट करना, ग्रीन टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो उस टर्निंग पॉइंट के बाद जो इनकम है वो तो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि भाई इकोनॉमी के अंदर इनकम स्टॉप नहीं होती है, वो रीजनरेट होती रहती है, बट कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होने लगता है। सो दिस इज नोन एज एनवायरमेंट कुजनेट कर्व। अभी इंडिया, आप ये मानो कि लगभग 2050 तक हम लोग यहाँ पर टिपिंग पॉइंट पर पहुँच पाएंगे। उसके बाद कुछ रिवर्सल के चांसेस हैं जो इंडिया स्टार्ट करेगा, है ना। इंडिया ने अपने नेट ज़ीरो के टारगेट भी अनाउंस किए कि हम लोग 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे। चलो गाइज, अपने अगले कर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर नेक्स्ट कर्व इज लेफर कर्व। एक इंपॉर्टेंट कर्व है लेफर कर्व। लेफर कर्व स्टेट करता है दैट इफ टैक्स रेट आर इंक्रीज्ड above a certain level, then tax revenue can actually fall because higher tax rates discourage people from working. ये कर्व इकोनॉमिस्ट हैं आर्थर लेफर, उन्होंने डेवलप किया था। बहुत इजी कर्व है। देखो कर्व के ऊपर ध्यान दो।
मान लो, एक एग्जाम्पल लो, सबसे पहले भारत सरकार आपसे 100% टैक्स लगा देती है, बोलती है अब आपको 100% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अपने आप से सवाल पूछो कि आप कुछ कमाने में इंटरेस्टेड होगे? जब आप जो कमा रहे हो उसका 100% आपको टैक्स ही देना है तो कमा के क्या करोगे? अपने ऐश करो, कमाओ ही ना, है ना भाई। और यही मेन चीज है, लेफर कर्व यही दिखा रहा है कि भाई एक समय पर अगर टैक्स रेवेन्यू के बारे में बात करें जो सरकार को मिल रहा है, जिस हिसाब से सरकार टैक्स रेट लगा रही है, इनिशियल पीरियड में लोग एक लेवल तक ही उस टैक्स रेट के हिसाब से अपनी काम करना चालू कर देते हैं। पर अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ने लगता है, ठीक, जो टैक्स रेट है वो बढ़ने लगता है, तो लोगों के अंदर आगे काम करने की इच्छा कम होती रहती है और उसके बाद टैक्स रिवेन्यू भी उस कारण से गिरने लगता है। इसीलिए सरकार भी एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। सो जो आर्थर लेफर हैं उन्होंने इसी टैक्स रेट को अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू के साथ कंपेयर किया और इलस्ट्रेट किया कि भाई सरकारें भी इसीलिए टैक्स रेट को एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, बल्कि उनको कट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब भी टैक्स रेट कट होता है तो सरकार को टैक्स रेवेन्यू बढ़ने लगता है, क्योंकि लोग टैक्स रेट कम करने के बाद काम करने के इच्छुक, अपने लिए कमाने के इच्छुक ज़्यादा हो जाते हैं। लेफर कर्व स्टेट दैट कटिंग टैक्सेस कुड बी इन थ्योरी लीड टू हायर टैक्स रेवेन्यू, ठीक। बाकी ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एवरीवन, मूविंग ऑन, अपने अगले कर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला कर्व है अपना फिलिप्स कर्व। ये भी एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट कर्व है, इसको A.W. फिलिप्स ने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इन दोनों की आपस में एक स्टेबल और इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे भाई? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की महंगाई बढ़ती है, महंगाई इंक्रीज होती है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही होगी क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही होगी ना। उस प्रोडक्ट की जो डिमांड बढ़ रही है उसका कारण क्या होगा कि भाई लोगों की जेबों में पैसा ज़्यादा आ रहा है। और लोगों की जेबों में पैसा क्यों आ रहा होगा भाई? हो सकता है देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो। तो ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ये इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलिप्स कर्व। थ्योरी यही क्लेम करती है, ठीक। यहां पर आप लोग ग्राफ की तरफ ध्यान दो, ठीक। ये इन्फ्लेशन है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम होता हुआ नजर आ रहा होगा। क्लियर एवरीवन? बट कभी कभार ये कंसेप्ट डिसअप्रूव भी हो जाता है, बिकॉज एक हम लोग कंडीशन को स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को ग्रोथ या तो बढ़ती हुई नहीं तो स्टैग्नेंट नज़र आती है, बट इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नज़र आता है और देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती हुई नज़र आती है। इसका बड़ा कारण ये होता है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से बढ़ रहा था, डिमांड साइड का इसके अंदर कम रोल रहता है। क्लियर एवरीवन? आई होप फिलिप्स कर्व इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। सबको फिलिप्स कर्व भी क्लियर हो गया होगा। की टेकअवेज: Phillips curve state that inflation and unemployment have inverse relationship. Higher inflation means lower unemployment. ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट्स हम लोग 20th सेंचुरी में इस्तेमाल करते थे, बट स्टैगफ्लेशन ने इसको चैलेंज किया है। आज भी ये वैलिड है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेशन एक लिमिट के अंदर ही अच्छा है, ना ही उस लिमिट से कम अच्छा है, ना ही उस लिमिट से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर कम है तो भाई ग्रोथ डिक्लाइन होने लगती है, और ज़्यादा है तो हमें स्टैगफ्लेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है।
इसीलिए इंडिया ने भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग करी है, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, जो कि 4 ± 2% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, फिलिप्स कर्व भी हो गया। चलो अपने अगले कर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसका नाम है एंगल कर्व, ENGEL, एंगल कर्व। एंगल कर्व बात करता है that how the spending on certain goods varied with household income। देखो, देश के अंदर जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ने लगी, जैसे जैसे लोग कमाने लगे, वैसे वैसे लोगों ने जो हमारी मिलेट्स हैं उनको खाना छोड़कर, क्योंकि हमने कंसीडर किया कि ये जो मिलेट्स वगैरह हैं ये कैसे गुड्स हैं, ये इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक, गरीबों का अनाज है। जैसे ही लोगों की आमदनी बढ़ना चालू हुई, सबसे पहले लोगों ने वीट और राइस को अपनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या है भाई, लोगों का खर्चा, लोगों की स्पेंडिंग कुछ गुड्स के ऊपर बढ़ जाती है जैसे जैसे उनकी घर की इनकम बढ़ती है। जैसे आज के ज़माने में अगर यूथ की बात करूं, जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है सबसे पहले वो लोग आईफोन लेने दौड़ जाते हैं। उसी पर्टिकुलर चीज़ को एंगल कर्व ने दिखाया है कि डेमोग्राफिक वेरिएबल, चाहे वो एज हो, जेंडर हो, एजुकेशनल लेवल हो, ये सब कंज्यूमर करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, बट इनकम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये अलग अलग गुड्स के हिसाब से चलता है, अलग अलग गुड्स के हिसाब से चलता है। तो आप एंगल कर्व अगर देखोगे तो इन्फीरियर गुड्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोग इन्फीरियर गुड्स का कम इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक, जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगती है लोग जो नॉन इन्फीरियर गुड्स हैं या जो लग्जरी गुड्स हैं उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा कर देते हैं। इसका मैं एक और छोटा सा आपको एग्जांपल लूँगा। लोग घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर इनकम कम होती है, जैसे ही इनकम बढ़ने लगती है लोग बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। ये एक और रियल टाइम एग्जाम्पल है। ठीक है, सो द एग्नल कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड विद अ पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग स्लोप। यहाँ पर आप ये दोनों कर्व देख सकते हो। मूविंग ऑन, एक और कर्व आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैन कर्व। जो रैन कर्व है, इट स्टेट्स दैट देयर इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच मैक्सिमाइज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। शुरू में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जैसे जैसे बढ़ने लगती है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस बढ़ने लगती है, बट एक हद से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने लगती है, गवर्नमेंट टैक्सेस और इंटरवेंशन घटा देता है किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को और ग्रोथ रेट को। भाई ऐसे ही होता है, दिस इज ऑल्सो अ रियल कर्व। गवर्नमेंट एक लेवल तक जब पैसा खर्च करती है, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती है, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ती है, पर जब गवर्नमेंट ओवर पैसा खर्च करने लगती है तो लोग अपनी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो कम करने लगते हैं। और हमारा देश आज भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे नहीं, कंज्यूमर स्पेंडिंग पे काम करता है। तो जब आम जनता, आम हाउस होल्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग करने लगती है तो अपनी स्पेंडिंग कम करने लगती है, डिमांड कम क्रिएट होने लगती है, और इसकी वजह से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन साइज देखने को मिलती है, गिरती हुई नजर आती है। इसको रैन कर्व डिफाइन करता है। दोस्तों अगले कर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर्व इज आर वेज कर्व, WAGE, वेज कर्व। ठीक, वेज कर्व क्या डिफाइन करता है? देखो, वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और वेज को कंपेयर किया जाए, लोकल टर्म में देखा जाए, तो हम लोगों को नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलती है इन दोनों के बीच में। सिंपली कोई एक मान लो वर्कर है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है किसी भी जगह पर, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, अर्न्स फार लेस कंपेयर टू एन एरिया और रीजन इन द कंट्री। मतलब वो जिस जगह पे काम कर रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा ज़्यादा है, उसको पैसे बाकी इलाके से कम मिल रहे हैं क्योंकि उसके यहाँ पर कम जॉब्स अवेलेबल हैं। लेबर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ वेज रेट। हायर द वेज रेट ऑफर्ड, द मोर इज द सप्लाई ऑफ लेबर एविडेंट। लोग क्यों गांव से दिल्ली की तरफ भगते हैं, लोग क्यों मुंबई की तरफ भगते हैं, लोग क्यों बैंगलोर की तरफ भगते हैं, क्यों लोग भारत छोड़कर विश्व में जो अमीर देश हैं जैसे अमेरिका या UK, इनकी तरफ दौड़ते हैं?
क्योंकि वहाँ पे जॉब क्रिएशंस अच्छी हैं, आपको वेज असली मिलती है, वेज अच्छी मिलती है, वेज अच्छी मिलती है। ठीक, मान लो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी लेबर को 100 रुपये घंटा मिल रहा है, किसी और जगह पे मान लो 500 रुपये घंटे का ऑफर है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा अप्लाई करने लगते हैं। वही चीज़ वेज कर्व दिखाता है, कंपेयरिंग बिटवीन दी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस। ये कहता है जैसे जैसे वेज बढ़ने लगती है अनएम्प्लॉयमेंट भी घटने लगती है। ठीक, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में आपको कम देखने को मिलेगा, और इसी के मुकाबले अगर आप हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड में देखोगे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। कारण क्या है? वहाँ पे जॉब क्रिएशन कम है, वहाँ पे वेज क्रिएशन कम है। ये सिंपली हमें क्या दिखाता है? वेज कर्व दिखाता है। क्लियर एवरीवन? गुड। नाउ मूविंग ऑन, अपना अगला कर्व है बेवेज कर्व। बेवेज कर्व भी लगभग यही चीज दिखा रहा है, जॉब वैकेंसी रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लिंक कर रहा है। देखो जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जब आप पिछला कर्व समझ गए तो ये आप लोग इजीली समझ जाओगे। भाई जैसे कि वैकेंसी का रेट बढ़ता है, आज देश के अंदर मान लो एसएससी ने बहुत सारी नौकरियां निकाल दी, 36,000 नौकरियां, तो 36,000 नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट हो गई, तो 36,000 अनएम्प्लॉयड लोग एम्प्लॉयड हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। उसी को ही बेवेज कर्व डिफाइन करता है। इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड जॉब वैकेंसी रेट। क्लियर एवरीवन? जैसा हम लोगों ने पीछे वेज कर्व के अंदर देखा था, उसी तरीके की चीज हमको बेवेज कर्व भी दिखा रहा है। मूविंग ऑन, अपना अगला कर्व है द ग्रेट गैट्सबी कर्व। गाइस, ग्रेट गैट्सबी कर्व, करंट इनकम इनइक्वालिटी, अब आज की डेट में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है, हम उसको कंपेयर करें, हाउ हार्ड इट इज फॉर चिल्ड्रन टू मूव अप द इकोनॉमिक लेडर रिलेटिव टू देयर पेरेंट्स। गाइस वैसे अगर ये कंसीडर किया जाए, अगर आप जस्ट इमेजिन भी करो कि आपके पेरेंट्स ने अपनी पीढ़ी के मुकाबले वो जिस स्तर पे खड़े होंगे, जिस इनकम लेवल उन्होंने अचीव किया होगा, वो इनकम लेवल अपनी पीढ़ी के हिसाब से आपके लिए अचीव करना वो कितना मुश्किल है। जिन देशों में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर हम लोगों को इकोनॉमिक मोबिलिटी थोड़ी कम देखने को मिलती, जिससे अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशन थोड़ी सी इंपैक्ट होती है, कम होती है, कि फ्यूचर जनरेशन भी उन्हीं अपॉर्चुनिटीज का यूज कर पाए। यही ग्रेट गैट्सबी कर्व दिखाता है, जिसको एलन क्रूगर ने डिफाइन किया था, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स के फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं। इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने बात करी कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है उनके अंदर लो इनइक्वालिटी है, दे हैव लो इनइक्वालिटी एंड लो इलास्टिसिटी। इसीलिए अगर मोबिलिटी के बारे में बात करें तो हमें उनके अंदर कम देखने को मिलेगी। अब इंडिया के अंदर क्या है, जो फ्यूचर जनरेशन हैं उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं पैसे कमाने की। क्लियर एवरीवन? कंट्रीज विद हाई इनकम इनइक्वालिटी टेंड टू हैव लो अपवर्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी। यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन के लिए चांसेस मोबिलिटी के बारे में बात की जाती है। क्लियर? गुड। ना एक और कर्व आता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑफर कर्व। ऑफर कर्व इकोनॉमी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग यूज करते हैं। ये बताता है द क्वालिटी ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट एन एजेंट विल एक्सपोर्ट फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इट इम्पोर्ट्स। जैसे मान लो इंडिया के बारे में बात करें तो हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इट्स लाइक अ रेसिप्रोकल डिमांड कर्व, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को समझाया जाता है कि एक देश या कोई एक व्यक्ति, ठीक मान लो जैसे स्टील है ये इंपोर्ट कर रहा है और क्लॉथ है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इनको अगर आपस में कंपेयर करें, जैसे ही उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है उसी के हिसाब से उसका इंपोर्ट भी बढ़ता चला जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन इनकम।
ठीक है, ट्रेड के अंदर हम लोग बात दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 के बाद काफ़ी सारे और कर्व न्यूज़ में आ गए हैं कि भाई ग्रोथ कैसी होगी, जे के यू, तो इन कर्व्स को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जे कर्व को कंसीडर करते हैं। जे कर्व इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि एक देश का जो ट्रेड डेफिसिट है वो पहले क्या होगा, थोड़ा ख़राब होगा जब अगर उस देश की जो करेंसी है वो डेप्रीशिएट कर जाएगी। डेप्रीशिएट मतलब उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हायर प्राइस ऑन इम्पोर्ट विल बी ग्रेटर देन द रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स। तो जे कर्व बात करता है दैट द ट्रेड डेफिसिट विल इनिशियली वर्सन आफ्टर करेंसी डेप्रिशिएशन। जैसे एक देश डेप्रिशिएट होगा उसकी करेंसी के ऊपर जैसी इम्पैक्ट होगा, ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा खराब होता चला जाएगा। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उसके बाद एक कंट्री रिबाउंड करने की कोशिश करती है, और रिबाउंड करने के बाद वो अपने ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने की कोशिश करती है कुछ ऐसी फील्ड्स की मदद से, जैसे मान लो मेडिकल फील्ड हो गई, जो भी उस समय पर सिचुएशन बनती है। तो उसमें जो हमें कर्व देखने को मिलता है उसको हम लोग जे कर्व के नाम से जानते हैं ना। फिर एक और कर्व आता है जिसको हम लोग बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली, इसको पॉल एम स्वीजी ने डिस्कवर किया था 1939 के अंदर। इसके अंदर जो हमारी, जैसे पहले समझो कि आप ये ओलिगोपोली क्या होती है। ओलिगोपोली इज अ मार्केट फॉर्म वेयर इन अ मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सेलर्स। स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सेलर्स, बड़े बड़े लोगों के पास ही वही छोटे छोटे ग्रुप बनाकर तो उस पूरी मार्केट के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। ओलिगोपोली कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ collusions दैट रिड्यूस मार्केट competition which then typically lead to higher price for consumers। क्योंकि उनकी मोनोपोली हो गई है तो वो उसके अलावा किसी और को एंटर ही नहीं होने दे रहे हैं, उन्हीं का ही कब्जा है, तो भाई प्रोडक्ट की डिमांड उतनी है तो उसके प्राइस बढ़ाते चले जाओ। तो किंग्ड डिमांड कर्व, तो डिमांड बढ़ती रहती है, प्राइजेस बढ़ते रहते हैं, और उसके बाद प्राइजेस और तेजी से बढ़ते रहते हैं। वो सिंपली किंग्ड डिमांड कर्व आपको दिखाता है, ठीक। और धीरे 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 क्या होता है, लोग उसको खरीदना ही बंद कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदना ही बंद कर देते हैं। तो डिमांड की चाहे तो क्वांटिटी चाहे कितनी ही ज़्यादा हो जाए, उसके बाद प्राइस आपको कम करना ही पड़ता है अपनी डिमांड को बैलेंस कराने के लिए। वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका किंग्ड डिमांड का। मूविंग ऑन, एक आता है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज को कंपेयर करता है, showing that those combination of two commodities that leave the consumer equally well off or equally satisfied, hence indifferent in having any combination on the curve। ठीक, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व बात करता है दो अलग अलग चीज़ों के बारे में, that gives a consumer equal satisfaction। जैसे मान लो चाय और गोलगप्पे, चाय और गोलगप्पे, हाँ, दोनों किसी व्यक्ति को पसंद है, दोनों सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो गुड वाई और गुड एक्स, इन दोनों जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिमांड सप्लाई का इक्वल जैसा ही आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नाउ शेप्स ऑफ द कर्व की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही हमारा मेन है आज का। यहाँ पे आओ, चार सिनेरियो हम लोग कंसीडर करते हैं, वी यू डब्ल्यू और एल। वी यू डब्ल्यू एल, जब कोई कर्व वी कर्व में आ रहा है इसका मतलब देयर इज अ क्विक रिकवरी। यू कर्व में मतलब ग्लोबल स्लो डाउन आएगा, क्योंकि नीचे का कर्व इस तरीके का आता है एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग, तो इसका मतलब एक स्लो डाउन कर्व देखने को मिलेगा। डब्ल्यू वेव कर्व मतलब मल्टीपल वेव्स आएंगी, इकोनॉमिक कर्व्स ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, जो कि हमें कोविड-19 के दौरान देखने को मिला था। और एल शेप्ड मतलब सीधा ही एक समय पर बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पर सारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट है एंड देयर हैव बीन रिसेशन, सेवियर डिक्लाइन विदाउट एनी रिटर्न टू ग्रोथ फॉर मेनी ईयर्स, जहां पर एक देश के अंदर रिसेशन आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो एल शेप्ड कर्व बिल्कुल एल नहीं बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इट्स अ रिकवरी स्टैटिस्टिक्स, जहां पर रिकवरी है बट इट इज वेरी स्लो, तो इट्स नियर बाय दैट एल ओनली। ठीक है, ये आपको एक देश में स्लो डाउन, एक देश के अंदर रिसेशन भी दिखाता है, जो करेंटली आज आप देखोगे ना तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर वी शेप्ड कर्व,
आपने बहुत सारी जगह देखा होगा जहां पर एकदम इकोनॉमी रिबाउंड करती है विद द बैक ऑफ टाइम, जैसे कोविड-19 के अंदर इकोनॉमी गिरी और उसने अपने आप को रिबाउंड कर लिया। यही सेम चीज आपको 1953 के रिसेशन के अंदर भी देखने को मिली थी। देन यू हैव यू शेप्ड कर्व, ये हमेशा उस कंडीशन के अंदर होगा जब लॉन्ग टर्म स्लो डाउन आएगा, थोड़ा लंबे समय तक के लिए स्लो डाउन आएगा, लगभग 12 से 24 महीने तक के लिए पूरा एकदम रिसेशन, स्लो डाउन, स्टैग्नेशन का पीरियड आया है और उसके बाद जीडीपी ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। डब्ल्यू कर्व भी हम लोगों ने समझ लिया, जब बहुत सारी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की वेव है, जैसे यहाँ भी एक बड़ा इंपैक्ट आया इकोनॉमी के ऊपर और यहाँ भी बड़ा इंपैक्ट आया। अब हो सकता है जैसे कोविड की वजह से आ जाए, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, तो उस समय पर हम लोगों को डब्ल्यू कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ अब गाइज यहाँ पर एक और कर्व मैं आपको बता देता हूँ, उसको हम लोग के शेप्ड कर्व कहते हैं। के शेप्ड कर्व का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी के अंदर हम लोग एक रिकवरी ले रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, तो कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर या कुछ सेक्टर्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और कुछ सेक्टर्स के अंदर हम लोगों को ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो उस समय पर जो कर्व बनता है उसको हम लोग के शेप्ड कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप सारे इकोनॉमिक कर्व्स आपको क्लियर हो गए होंगे। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, बाकी सारी वीडियो भी देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।